अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहीर हुसैन और आप लोगों की खिदमत में आज फिर से हाजिर हूं नए व्लॉग के साथ। यहां पर आप मेरे सामने देख रहे हैं कि आज मैं जो हूं एक ताइवान के मिलिट्री म्यूज़ियम को डिस्कवर करने आया हूं और यहां पर बहुत से इस म्यूज़ियम के करीब बहुत से घूमने फिरने की जगह हैं। जैसे कि अभी मैं आपको वीडियो शॉट्स के अंदर दिखाऊँगा कि यहाँ पर बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं। तो आने वाले कुछ व्लॉग्स में आपको म्यूज़ियम दिखाऊंगा, हिस्ट्री ऑफ ताइवान दिखाऊंगा, हिस्ट्री ऑफ मिलिट्री सिस्टम दिखाऊंगा ताइवान में। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और इंशाल्लाह आप लोगों को मैं ताइवान की बहुत सारी चीज़ें दिखाऊंगा, डिस्कवर करूंगा ताइवान को, क्योंकि ताइवान जो है एक बहुत छोटा सा आइलैंड है और यहाँ पर बहुत कम व्लॉगर्स जो हैं वो हिंदी और उर्दू में व्लॉग्स कर रहे हैं। स्टार्ट में मैंने भी चाइनीज़ की थी, मगर अब जो है मुझे लगता है कि ताइवान को थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी है पाकिस्तानी और इंडियन लोगों को, इंडियन व्यूअर्स को। तो चलें, आज मैं आपको ताइवान की मिलिट्री म्यूज़ियम का सैर करवाता हूँ और दिखाता हूँ कि पहले यहाँ पर किस तरीके के वेपन्स थे, किस तरीके की रिहाइशें थी, किस तरीके के लोग थे। तो चलें हम वहाँ पर चल के डिस्कवर करते हैं। पुराने ज़माने में जहाज़ जो थे इस तरीके से लगते थे और आप जो मेरे सामने सर पर देख रहे हैं ये एक पेट्रोल टैंक हुआ करता था जहाज़ों का। वर्ल्ड वॉर के बाद यहाँ पर यहाँ पर एक किंडरगार्टन स्कूल के प्रिंसिपल ने ये तजवीज़ पेश की कि हमारे जो टंकी है, पानी की टंकी, वो बहुत ज़्यादा ऊंची है और तेज़ हवाओं की वजह से बहुत ज़्यादा हिलती है और गिरने का डर है। तो उन्होंने ये तजवीज़ गवर्नमेंट को पेश की कि अगर ये वॉर के बाद जहाज़ ज़ाया किए जा रहे हैं तो इसका पेट्रोल की जो सब टंकी को लाकर हमारी पानी की टंकी के नीचे लगा दिया जाए, जिसके वजन से ये इसमें स्टेबिलिटी आ जाएगी और एक हादसे का जो ख़दशा है कि पानी की टंकी गिरने का जो ख़दशा है वो उससे महफूज कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर एक पिक्चर भी दिखाई गई है कि इन लोगों ने किस तरीके से उसको यूटिलाइज़ किया और एक बड़े हादसे को बचा लिया। म्यूज़ियम के इस हिस्से में पुराने ज़माने में डम्पलिंग्स किस तरीके से बनाए जाते थे ये शोकेस किया गया है। ये डम्पलिंग शॉप थी। ये एक तरीके का यहाँ पर एक नक्शा दिया गया है कि पहले ज़माने में किस तरीके से यहाँ पर सिस्टम बनाया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। हर दुकान का एक स्पेसिफिक जगह है कि सिंचू में किस तरीके से दुकानें यहाँ मौजूद थी। यहाँ पर पुराने ज़माने की दुकानें किस तरीके से थी, एक छोटा से मार्केट का हम लोगों को स्ट्रक्चर दिखाया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के किस तरीके से पुराने ज़माने में मौजूद थी चीज़ें। और यहाँ पर कुछ पेंटिंग्स बनाई गई हैं दुकानों की, और कुछ दुकानों में जो चीज़ें बिकती थी उनके कुछ प्रोडक्ट्स के हम लोगों के पास टाओलोंग पाव है। लौंग जो होती है वो इस बास्केट को लौंग कहा जाता है और दीमेन इसके अंदर जो है इसको पाउट्स कहा जाता है। इसके अंदर बीफ होता है, चिकन होता है, पोर्क होता है और साथ में वेजिटेबल होता है। तो सारे ऑप्शन में पुराने ज़माने के जो फौजी अफराद थे उनके नाश्ते में ख़ासतौर पर ये दी जाती थी उनके ब्रेकफास्ट के अंदर। पहले दुकानों में शाओलोंग पाव किस तरीके से बनाए जाते थे, ये उस दुकान का हम लोगों को एक पेंटिंग दिखाई गई है कि पुराने ज़माने में दुकान किस तरीके से अंदर से होती थी। दुकान कह लें, शॉप कह लें, रेस्टोरेंट कह लें, ये उस जगह का हम लोगों को दिखाया गया। कंस थो का इसका नाम है कंस थो। मेरे ख्याल में तो एक स्टीम बन की ही एक और प्रोडक्ट है और इसका बनाने का एक अलग से तरीका था और उस तरीके को आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये लोग एक ड्रम के ऊपर
कोयलाइट से उसको बनाया जाता है। ये एक और तरीके का है, और ये दुकान इस तरीके से यहाँ मौजूद थी। ये जो था, ये जो फ्रेजेस लिखी हुई है चाइनीज में, इसका मतलब है कि लॉपान का जो हाथ था, लॉपान चाइनीज में कहते हैं सेठ को, मालिक को, बॉस को। लॉपान का जो हाथ था वो बिल्कुल लोहे की तरह सख्त हुआ करता था, और ये लोग जो है गरम गरम कोयलों के ऊपर इस चीज़ को बनाते थे, तो इनकी जो सहने की ताकत थी, आग गर्मी को सहने की ताकत थी, वो बहुत ज़्यादा थी, तो इसलिए इन लोगों के हाथों को लोहे के हाथ कहा जाता था। तो इनमें इनका इसका मतलब है कि आयरन हैंड्स थे। ये जो मशीन है, इस मशीन में आटा गूंदा जाता था, ये आटा गूंदने की मशीन है पुराने ज़माने की। 以前的跟现在都差不多。 ये जो जगह है, इस दुकान को कहते हैं न्यूरो मियन। न्यूरो आपको मैंने बताया बीफ, और मियन का मतलब यहाँ का नूडल्स। तो ये न्यूरो मियन बीफ नूडल्स शॉप होती थी, जो आज भी तकरीबन सेम है। ये इस तरीके से यहाँ मौजूद हुआ करती थी ताइवान की पुरानी सकाफत में। ये जो है पुराने ज़माने का नाश्ता है। इस पुराने ज़माने के नाश्ते में हम लोगों को तामपिन नज़र आ रही है। तामपिन मतलब हमारा जो चपाती वाला पराठा होता है, उस तरीके का पराठा है। योथियाओ है। योथियाओ एक बहुत लंबी सी स्टिक होती है जिसको फ्राई किया जाता है, और वो आटे की बनी हुई होती है। मैंने तो बहुत बार खाई है, मज़ा आ जाता है। हमारे पुराने ज़माने की बाकर खानी का हिसाब की एक चीज़ है, लेकिन ये लंबी बाकर खानी। पहले ज़माने में आप सारी इधर इनका मेन्यू देख सकते हैं कि पहले कितना सस्ता होता और आज कितना महंगा है। योथियाओ जो मैंने आपको बताया अभी वो योथियाओ पहले एक योथियाओ जो था, एक प्लेट नहीं, एक हमें जो पूरा प्रोडक्ट एक योथियाओ जो मिलता था, वो मिलता था 2 रुपए का, 2 एनटी का, जो अभी 15 से 20 एनटी का है। और तोचांग जो था वो 3 एनटी का एक गिलास था, और अभी वही एक कप एक गिलास तोचांग का हमें 20 रुपए से 25 रुपए का मिलता है। तो अब हमारे पास अगली जो दुकान है वो हमारे पास मौजूद है एक चांगियो। चांगियो का मतलब सोया सॉस। चाइनीज सोया सॉस को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और यहाँ पर पुराने ज़माने में आप ये देख सकते हैं कि हर दुकान का एक अपना स्टाइल था सोया सॉस बनाने का, और उसमें इंग्रेडिएंट्स भी बहुत अलग होते थे। आप ये देख सकते हैं इस जगह पर जो दिखाया गया है, वो ये दिखाया गया है कि हर दुकान में अपना सोया सॉस होता था, और उसकी लोग रेसिपी इंग्रेडिएंट्स भी लिखते थे कि हमारे पास क्या मौजूद है। आज के ज़माने में सारा सोया सॉस तो है फैक्ट्रियों में बनाया जाता है, कंपनियों में बनाया जाता है, मगर पहले दुकानों में जो बनाया जाता था वो इस तरीके से एक छोटे से वेंडर को बनाकर उस पर अपने इंग्रेडिएंट्स लिखे जाते थे, और ये भी बताया जाता था कि इनके कितनी पुरानी वो है, आप रेसिपी है। आप ये देखें यहाँ पर, इसका मतलब ये है कि इनके बहुत ज़्यादा पुराने ओल्ड एंसेस्टर्स की एक रेसिपी है, जिसकी बनाकर ये मोहतरमा बेच रही है सोया सॉस। तो यहाँ पर सोया सॉस बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली लेवल पर पसंद किया जाता है, हर खाने में आपको मौजूद मिलेगा। अब जो हमारे पास आगे है प्रोडक्ट, वो चाइनीज़ का नेशनल फूड है, और वो नेशनल फूड है मियन। मियन मतलब नूडल्स। नूडल्स की शुरुआत ताइवान में इस तरीके से हुई कि यहाँ पर जब चाइना के अंदर जंग हो रही थी, उस ज़माने में नॉर्थ वेस्ट के लोग, बहुत सारे लोग ताइवान की तरफ हिजरत करके माइग्रेट करके आए, और वो लोग नूडल्स बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। तो वो लोग अपने साथ नूडल्स की रेसिपी लेकर आए, जिसमें ये मशीनें भी मौजूद थी। उन मशीनों में आप ये देख सकते हैं 1 2 3 4 मशीनें जो मौजूद हैं, उनका ये काम था कि कुछ ये मशीन जो है बिल्कुल बारीक नूडल बनाती है, जो हम लोग नॉर्मल देखते हैं। ये थोड़े चपटे और मोटे नूडल्स बनाती थी, और ये गोल नूडल्स बनाती थी मोटे वाले। तो चाइनीज़ बहुत ज़्यादा नूडल्स के शौकीन है, और आप देख सकते हैं पुराने ज़माने में नूडल्स की मशीन, आजकल की मशीन जो है बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा बड़ी हैं, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकती हैं, मगर पहले छोटी छोटी मशीनें छोटी छोटी शॉप में मौजूद होती थी, और वो इस तरीके से बना के दिया जाता था। ये वज़न करने के लिए काटा होता था, वेट मशीन होती थी, जिसमें वेट करके हर चीज़ का काम करा जाता था स्टार्टिंग से।
में बहुत सारे लोग जो थे वो जंग के दौरान चाइना से ताइवान आए थे, और उन लोगों के आने की वजह से यहाँ पर बहुत सारे विलेजेस जो थी आबाद हो गई, और उन विलेजेस में से काम ये था कि वहाँ से आर्मी जो थी वो नए रेफ्यूजीज़, नए सोल्जर्स जो थी वो भर्ती करती थी, और उनके भर्ती करने में ये था फोर्स, जॉइंट फोर्सेस, नेवी, आर्मी, ये चार अपना चीज़ें थी। इन चारों में अलग अलग लोगों से अलग अलग सोल्जर्स बनाए जाते थे, और आज भी ये सारे जो महाजिर हैं जो चाइना से हिजरत कर ताइवान आए थे, उनकी फैमिली अभी भी यहाँ पर आबाद है, और वो इस वक्त अब ताइवान के अंदर बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, और उन लोगों को पास ताइवान आईडी भी है, ऐसे आपको जैसे पता है, और वो ताइवान के एक अच्छे और मुखलिस शहरियों काउंट किए जाते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास यूनिफॉर्म है वो अपना लैंड आर्मी का है, आर्मी में है, फिर नेवी है, फिर आर्मी और नेवी की जो जॉइंट फोर्सेस थी उनका यूनिफॉर्म है, और सबसे आखिर में ये जो है ये एयरफोर्स का यूनिफॉर्म है। इस रूम में जो नेक्स्ट रूम हम लोग अभी एंटर हुए हैं, इसके में पीछे आप जो मेरे पास दीवार देख रहे हैं, इस दीवार पर पूरी नक्शा बताया गया है कि उस वक्त हुआ क्या था जिसकी वजह से इन लोगों को माइग्रेशन करनी पड़ी। स्टार्ट में इन्होंने हमें बताया कि वहाँ पर किस तरीके से लोग रहते थे, किस तरीके की लाइफ थी। अचानक रात के वक्त उन लोगों को वहाँ पर रहन सहन कैसा था, वहाँ पर उस वक्त लोगों के घर जो थे वो कुछ इस तरीके से दिखते थे, और उस ज़माने में सीमेंट यूज़ नहीं होती थी। उस ज़माने में सारे घर जो थे एक ही दीवार पर, एक ही उसमें, जैसे हम आजकल के हमारे घर हैं सेपरेशन वाले, उसमें नहीं होते थे। बहुत पतली पतली दीवारें होती थी, और उन दीवारों पर जो प्लास्टर होता था वो वहाँ पर उस ज़माने में चावल की जो फसल काटी जाती है और उसका जो मवाद निकाला जाता है उसको मट्टी में मिक्स कर दीवारों पर उससे प्लास्टर किया जाता था, जिसकी वजह से दीवारों में इतनी सेपरेशन नहीं थी। अगर आप बराबर में बैठ के बात करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, बच्चे चीखेंगे चिल्लाएंगे तो बराबर वाले सुन सकते थे। तो उन विलेजेस में हुआ क्या चाइना में, उसमें हुआ अचानक ये कि इस तरीके से अचानक रात के वक्त उन लोगों को बोला गया कि हम पर हमला हो गया है और बाहर जो है वो वॉर छिड़ चुकी है, तो आप लोग अपना अपना सामान उठाएं और ताइवान की तरफ जाएं। क्योंकि ताइवान एक बिल्कुल अलग आइलैंड था, उस ज़माने में बिल्कुल खाली था, जहाँ पर लोगों की आबादी बहुत ज़्यादा कम थी। तो इन लोगों ने अपना फिर भी बोरिया बिस्तर उठाया, जो हाथ में आया, जो बैग में पड़ा हुआ था, बैग में रखा हुआ सामान था, उसको उठाकर ये लोग फ़ौरन जहाज़ में बैठकर, पानी के जहाज़ में बैठकर ताइवान की तरफ कूच की। यहाँ पर पहुंचकर इन लोगों ने यहाँ अपनी आबादी बनाना शुरू की। और सबसे कूल चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर जब ताइवान में लोग आए तो उन लोगों की अलग अलग विलेजेस, अलग अलग गांव बसाए गए, जिसमें एयरफोर्स का गांव अलग था, मिलिट्री का अलग था, हर चीज़ का, हर शोबे का, नेवी का अलग गांव था। तो इन लोगों ने ये बताया गया, जैसे पहला ये है एयरफोर्स विलेज, कहाँ थी, वो लाइट जल गई, ये लाइट जल गई। इन लोगों ने बताया, बाकायदा नक्शा बताकर बताया गया है कि कहाँ कहाँ पर लाकर रेफ्यूजीज़ को रखे गए थे और उनको कौन सी मिलिट्री सपोर्ट करती थी और कौन सी इनका यूनिट में भर्तियाँ हो रही थी। जब ताइवान पर जैपनीज़ों ने हमला किया तो उन लोगों ने आकर ताइवान मिलिट्री ग्राउंड्स को विलेजेस में भी तब्दील कर दिया। ये जो पीछे आप मेरे इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये मॉडर्नाइज्ड ताइवान की उन लोगों ने एक नींव रखी। इस नींव में ये था कि हॉस्पिटल से हर चीज़ मौजूद थी यहाँ पर, और इस फैसिलिटी को जो ताइवान के अंदर एक मिलिट्री ग्राउंड का हैसियत रखती थी, जैपनीज़ के आने के बाद उसमें ट्रांसफॉर्मेशन ये हुई कि यहाँ पर एक डॉम बना दिया गया।
ये जो पीछे वॉल है इसमें बताया गया है कि ताइवान के अंदर जो रेफ्यूजीज़ आए थे वो आके किस 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 जगह पर रहे, किस उनमें कितनी उनकी तादाद थी, और उन लोगों को उनकी यूनिट की तरफ से, उनकी फ़ोर्स की तरफ से क्या क्या चीज़ें दी गई, जिसमें जूते हैं, पानी की बोतलें हैं और अपना दूसरा जो है इस्तेमाल का सामान है। अब मेरे पीछे जो एक आप दरवाज़ा देख रहे हैं और ये एक पूरी दीवार पर ये बताया गया है कि पहले आर्मी के क्वार्टर्स रेफ्यूजीज़ को किस तरीके से दिए गए थे। ये पुराने ज़माने में इन लोगों के इसमें बताया गया है कि इनके क्वार्टर में क्या क्या चीज़ें मौजूद थी। इनके क्वार्टर बहुत छोटे हुआ करते थे और उसमें एक लिविंग रूम हुआ करता था, मतलब खर्तीन जो अपना लिविंग रूम है उसमें लोग बैठ के बात वगैरह करने के लिए। दूसरा एक कमरा हुआ करता था और उनके जो टॉयलेट्स थे वो सब टॉयलेट्स लाइन लगाना पड़ती थी, लेडीज़ और जेंट्स दोनों का अलग अलग टॉयलेट्स हुआ करते थे और बहुत सिंपल से टॉयलेट्स से पूरा गांव जो था वो साथ में बैठ के फिल्में एंजॉय करता था, साथ में खेती बाड़ी करता था और उनकी जो फोर्स थी वो उनको सपोर्ट करती थी। उन्होंने उनके लिए एक अमाउंट रखा हुआ था कि यहाँ पर हम लोगों को कितना इन्वेस्ट करना है, यहाँ से हम लोगों की क्या है सोल्जर्स और सोल्जर्स के साथ साथ इन लोगों के लिए राशन पानी का बंदोबस्त ये ब्रिटिश के अब सेकंड फ्लोर पर जो है वो एयरफोर्स की विलेज है जिसका हमें इंट्रोडक्शन दिया गया है। पहले फर्स्ट फ्लोर पर उन लोगों ने हमें बताया था कि सोल्जर्स की फैमिली किस तरीके से रहती थी, किस तरीके से वो लोग चाइना से माइग्रेशन कर कर वापस आए ताइवान में। अब ताइवान में तो मेरे पीछे जो आप मॉडल देख रहे हैं ये छोटा सा एक इन लोगों ने सीमेंट से बनाया है बॉम्बिंग एयरजेट जो था पुराने ज़माने का, वो इस तरीके से दिखता था। एयरफोर्स विलेज के अंदर जो था यहाँ पर आपको पता है सोल्जर्स तो बाहर चले जाते थे यहाँ पर बॉर्डर्स पर, और वहाँ के जो फैमिली मेम्बर्स थे उनके माँ बाप बच्चे वाइफ वो लोग जो थे वो घर में रहकर पीछे रहकर घर का बसेरा करने के लिए, घर चलाने के लिए कुछ क्रिसमस टाइप की लाइट्स बनाते थे जो पुराने ज़माने में बहुत मशहूर और बहुत इस्तेमाल में आती थी। और उन लोगों का रहन सहन वो जो था वो इस तरीके से था कि वो लोग थोड़ी बहुत सिलाई कढ़ाई करती थी, बच्चे जो थे वो लाइट्स बनाते थे, वो भी हाथ बता देते थे माँ बाप का, और उनके जो फादर्स होते थे भाई होते थे वो लोग चले जाते थे बॉर्डर्स पर अपना प्रोटेक्शन के लिए। तो लाइफ बहुत उस ज़माने में हम लोगों की तरह इतनी इजी तो नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी क्योंकि हर चीज़ लिमिटेड थी। और यहाँ पर रहने के लिए, गुजारा करने के लिए, लोगों ने सर्वाइव करने के लिए क्या नहीं किया। इस पेंटिंग में बताया गया है कि उस ज़माने में किस तरीके से डिपार्टमेंट में स्टोर तो होते नहीं थे, मार्केट्स तो होती नहीं थी, मगर एक छोटी सी एक मार्केट की जो आप कह सकते हैं कि स्टार्टिंग वो इस पेंटिंग में दिखाई गई है। आप ये देखें रोज़ ज़रूरियत की चीज़ें वहाँ पर मौजूद थी। ये टेलर शॉप थी ताकि कपड़े छोटे बड़े किए जा सकें। ये जो थी न्यूरो महंगी शॉप थी ताकि आप खाना पका सकें। और यहाँ पर जो थी ये जो है सारा इनका कन्वीनियंट स्टोर था, उस समय का कन्वीनियंट स्टोर जो हम लोग बचपन में जहाँ चीज़ के नाम पर चीज़ें खरीद करते थे, ये उनकी कन्वीनियंट स्टोर। ये जो है ये वही स्टीम बन की शॉप है जो हमें बताई गई है कि ये स्टीम बन किस तरीके से खरीदे और फरोख्त किए जाते थे, कहाँ पर बनाए जाते थे। उस दौर की जो एक सिर्फ एक बहुत ज़्यादा वैल्यूबल ट्रांसपोर्टेशन थी वो थी बाईसाइकिल, और यहाँ पर लोग इस बाईसाइकिल को ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते थे और बिज़नेस के लिए भी यूज़ करते थे। जैसे आप देखने पीछे इन लोगों ने जो एक अपना हॉट बैग रखा हुआ है उसमें ये लोग मानथो जो मैंने आपको बताया स्टीम बन ले जाकर दूर दराज के इलाकों में सेल आउट करते थे ताकि वो अपनी रिहाइश के लिए, अपने गुजर बसर के लिए पैसा कमा सकें।
इस रूम में हमें बताया गया है कि किस तरीके से ये लोग छोटी छोटी कश्तियों में बैठकर चाइना से ताइवान की तरफ उन्होंने माइग्रेशन की, कौन कौन से खेल खेले जाते थे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर एक mahjong के नाम से मौजूद है। अगर आप इसको चाइनीज़ चेस कहेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये भी एक आर्मी स्ट्रेटेजी गेम है, तो और चेस में भी यही किया जाता है। मगर इन लोगों के जो हैं ये प्यादे और बादशाह जो हैं वो इतने खूबसूरत नहीं हैं जिस तरह चेस में होते थे, मगर ये भी चाइनीज़ चेस है। अब हम थर्ड फ्लोर पर आ चुके हैं और थर्ड फ्लोर पर जो है सारा एंटरटेनमेंट का बाज़ार गरम है। यहाँ पर पुराने ज़माने में एंटरटेनमेंट किस तरह की जाती थी, तो ये बेसिकली एक सिनेमा का हम लोगों को बताया गया कि सिनेमा उस ज़माने में कैसे होते थे। पुरानी पोस्टर लगाया गया है। लोगों में इतनी यूनिटी थी कि जब वहाँ के जवान मर्द सारे बॉर्डर पर चले जाते थे मुल्क की प्रोटेक्शन के लिए, मुल्क को सर्विस के लिए, तो उस ज़माने में बूढ़े माँ बाप, उनकी वाइफ और उनके जो बच्चे थे, उन लोगों में इतनी यूनिटी थी उस विलेज के अंदर, तो उन्होंने सब घरों को एक जगह मर्ज कर लेते थे और साथ में एक दूसरे की प्रोटेक्शन भी करते थे, एक दूसरे के बच्चों का ख्याल करते थे, दूसरों के वालिदैन का ख्याल करते थे, और इस तरीके से उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गुजर बसर करना स्टार्ट कर दी थी। सो एट दी एंड इन लोगों ने यहाँ पर एक वॉल बनाई है। इस वॉल पर रखा हुआ है कि आप एक एक फ्रेज़ लिखें जो आपकी फैमिली में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। कोई फ़नी हो, कोई डिस हो, या कोई मोटिवेशनल फ्रेज़ हो, या कोई लेसनेबल फ्रेज़ हो, वो आप लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ जगहों पर लिखा हुआ है, अब मेरी वालदा बहुत बोलती हैं कि मोबाइल से मत खेलो, जाओ जाकर अपना खाना खाओ, और दूसरी बहुत सी चीज़ें लिखी हुई हैं। और मुझे इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए, और अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। सी यू नेक्स्ट वीक। अल्लाह हाफिज़।